ऑनलाइन में आवाज़ आ रही है? जी। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, मज़े में। ठीक है। क्या दिक्कत हो गई? पेट दर्द है कि सिर दर्द है? तो बदहज़मी है? हार गए? तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मरने वाला है, अभी 2-3 मिनट में अटैक आने ही वाला है। तो भाई, इस में कुछ नहीं रखा मैच मूच में। कहाँ गया पेन? फंडे ये तो ऐसे ही रहते हैं, तो इनमें मत पड़ो। क्योंकि आपने देखा होगा, ज़्यादातर वही बात है, वो लिखे आ रहे हैं 2-3 महीने। किसी ने मतलब कोई ग्रुप में थे वहाँ पे, बाप बाप ही रहेगा, 1-2 बार बेटे को जिताना पड़ता है। हाले वो जीत गए, तुमसे सुपीरियर है, तुम्हें साफ दिख रहा है। तुम्हारी औकात क्या थी? तुम रोक लेते, एक भी आउट करके दिखाते तो सही। बाप बेटे का पता तब लगता। तो इन बातों का पता नहीं होता, ये बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, अपने दिल को सांत्वना देने की बातें हैं, इनको मत देखा करो। है ना? थोड़ा सा रियलिटी में भी फोकस करो। मोदी जी मत बनो, है ना? वरना नुकसान खुद का है। अरे हार गए तो हार गए भाई। कभी हॉकी को देखा है इतनी मतलब ऐसी जिल्लत महसूस कर रहे हो जैसे पता नहीं कौन सा थप्पड़ पड़ गया मुंह पे। हैं? जैसे प्रपोज करने गया, अभी गया था, रात ही उसने थप्पड़ मार दिया, ये ले गया। हैं? चले भाई। तो लास्ट क्लास में आपका, हम जो है यहाँ पर आई थिंक सो कंप्लीट किया था आपका प्लांट ग्रोथ टर्मिनोलॉजी, है ना? कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो आज का जो सेशन आपका है उसमें कहाँ थे रहे? यहीं थे? तो मेरे को दिख ही नहीं रहे थे क्या इतनी देर? अच्छा, तो ऐसा है कि आपका टर्मिनोलॉजी पोर्शन आपका समाप्त होता है, खत्म होता है। और अभी जो है ग्रोथ के अंदर, प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, उसमें कौन कौन से रेगुलेटर वर्क करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स आपके वर्क करते हैं, उनके रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके सीड के रिलेटेड, सीड जर्मिनेशन, सीड ग्रोथ, सीड टेक्नोलॉजी, वो आपका सही रहेगा। और उसके बाद जो है हमारा, उसकी सोइंग करने के लिए कैसे हम फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, दैट विल बी सेम। डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो आपका टारगेट किया जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम प्लांट के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उस टाइम अगर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है तो कैसे हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और किस स्टेज में हमें इरिगेशन देना चाहिए और किस स्टेज में हमें इरिगेशन नहीं देना चाहिए। ठीक है? तो ये जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं हमें आपको एक 2-3 चीज़ें सिखाएगा। वो ये कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्टली इस एग्ज़ाम, इस टॉपिक से अगर आप इसको स्टडी कर लेते हो, इसको समझ लेते हो, तो डेफिनेटली हमारे बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है? तो एक थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल साइड में हट जाएं, है ना? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना हार्मोन इंपॉर्टेंट होगा। हार्मोन से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और हार्मोन से काफ़ी क्या मतलब बहुत बार क्वेश्चंस होते हैं ना, एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। एक हार्मोन है, एक न्यूट्रिएंट है। ये दो मतलब ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब किसी भी एग्जाम में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एग्जामिनर किसी के साथ भी कोरिलेट कर सकता है। आप अगर एचडीओ यानी कि हॉर्टिकल्चर वाले एग्जाम्स में जाओगे तो भी वहां पर ये रिलेट हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन वाले एग्जाम्स में जाओगे तो भी ये आपका कोरिलेट हो जाएगा, क्योंकि 10वीं में भी आप हार्मोन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। अभी आपने देखा होगा, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में 10th के चैप्टर भी हैं, 9th के अंदर भी चैप्टर है। कभी ऑब्जर्व किया? साइंस के अंदर पढ़ा था होगा। अरे 9th 10th में साइंस में पढ़ा होगा हार्मोन तो। न्यूट्रिएंट भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट है। तो आपकी अगर डेफिनेटली उसके बाद अगर किसी के पास बॉटनी थी तो उसने तो पूरा का पूरा, है ना, ये सारी की सारी एग्रीकल्चर आदि पड़ी हुई है उस बंदे तो आपका वहां पर फोकस था, तो डेफिनेटली वहीं से आपका यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है? तो चलिए, इसी के अंदर आपका सबसे पहले प्लांट ग्रोथ हार्मोन को देखते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन अगर हम बात करते हैं तो हार्मोन को पढ़ने से पहले प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, देखो डियर। जब ग्रोथ की मैं बात करता हूं तो आपने देखा होगा कि प्लांट जो आपका है उसके अंदर स्टेजेस की, नीचे हो रहा है क्या?
तो प्लांट के अंदर अगर हम बात करें ग्रोथ में, तो आपने क्या देखा होगा, कई बार देखो शुरुआत में आपका सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है। क्या करता है, जर्मिनेट करता है। जर्मिनेशन करने के बाद उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टिलर्स आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं, और टिलर्स आने के बाद क्या होता है, प्लांट आपका ग्रोथ करता है। उसके अंदर फर्दर मेजर आपकी ग्रोथ होती है, उसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, और जब आपका प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट कर लेगा, तब उसके अंदर आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या होगा, स्टार्ट होगा। तब आपका क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में क्या होगा, पहले फ्लावर आएगा, फ्लावर आपका पोलिनेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होने के बाद उसमें क्या बनेगा, आपका फ्रूट बनेगा, और फ्रूट के अंदर आपका सीड होता है। ठीक है, तो सीड एक्चुअल में क्या है कि सीड आपका वही पार्ट है जो एक प्रकार से नए आपके प्लांट की फॉर्म में या नई ग्रोथ की फॉर्म में आता है ना। सीड ही एम्ब्रियो है, या फिर एम्ब्रियो का दूसरा नाम ही हमारा क्या है, सीड है। ये बात तो आपको पता होगी। चलिए, तो इसी के साथ आपका ग्रोथ के अंदर क्या रहेगा। देखो डियर, जब ग्रोथ की बात करते हैं, प्लांट ग्रोथ में होता क्या है, यहां से ध्यान से सुनना कि प्लांट की ग्रोथ जब होती है तो उसमें सबसे पहले जैसे सीड को आपने सोइंग कर दी, तो सीड क्या करेगा, आपका सीडलिंग में कन्वर्ट होगा। यस और नो। और जब एक वर्ड हम बोल देते हैं ग्रोथ, एक वर्ड हम बोल देते हैं डेवलपमेंट। क्या बोल देते हैं, डेवलपमेंट। इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखो जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ का मतलब होता है कि प्लांट के अंदर आपका मास, वॉल्यूम, हाइट, वेट, ये जो इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीमेंट हो रहा है, वो क्या है, आपका ग्रोथ है। मतलब एक इरिवर्सिबल चेंज। कभी नहीं देखा होगा प्लांट इतना मोटा हो गया तो बाद में वो सूख के पतली डंडी हो गया, कभी हुआ था ऐसा, है ना। प्लांट जैसे था वो वैसे का वैसे रहता है। तो उसका मतलब उस प्लांट के अंदर जो आपका इंक्रीज हो रहा है, कभी देखा है कि प्लांट की हाइट इतनी बड़ी हो गई फिर बाद में वो छोटा हो गया, कट कर दोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा, लेकिन विदाउट कटिंग कभी भी वो स्मॉल है नहीं होने वाला। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रोथ जो है वो कैसा प्रोसेस होता है, आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब कभी भी वापस नहीं आ सकता। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक आपका फेज टू फेज प्रोसेस होता है। कैसा होता है, फेज टू फेज प्रोसेस। देखो फेज टू फेज का मतलब क्या होता है, इस बात को समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको पता होगा, आप सबसे पहले कहाँ थे, बचपन में थे, है ना, जब छोटे छोटे बच्चे थे। उसके बाद कैसे हुए, आप एडोलेसेंस एज में आ गए, है ना, 14 16 जो आपका एज था। एडोलेसेंस के बाद आप प्यूबर्टी एज में आ गए, 18 साल की उम्र आपकी हो गई थी। और जैसे ही आप 18 हुए उसके बाद आप यंग, और यंग के बाद अडल्ट, और अडल्ट के बाद आपका क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें यंग बोल दो अडल्ट बोल दो एक ही बात है। और उसके बाद आप मैच्योर, और मैच्योर के बाद आप एज्ड पर्सन में आ जाते हो ना, बूढ़े। तो वो आपका क्या हो रहा है, एक स्टेज टू स्टेज प्रोसेस है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आज जो है एकदम से यंग थे दूसरे दिन बूढ़े हो गए, ऐसा हुआ था कभी, नो, है ना, वो आपका नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये हमारा कैसा है, फेज टू फेज प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा पहले सीड था तो सीड से क्या हुआ, सीडलिंग हुआ। क्या हुआ, सीडलिंग। सीडलिंग के बाद आपका क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, और वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगा, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बाद आपका फ्रूट, फ्रूट का राइपन, और फ्रूट का डेवलपमेंट। समझ में आया मैंने क्या बोला, यस और नो, अरे यस और नो, यस। तो ये हमारा क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो इस बात को समझ में आने में क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी किसी के मन में कोई डाउट है। चलिए मेरे भाई, तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट हो रहा है। अब जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड, यानी कि एक ग्रोथ कर्व बनता है। ठीक है सिग्मोइड ग्रोथ है कर्व। अब सिग्मोइड ग्रोथ कर्व की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है, इसमें कुछ इस प्रकार का एक ग्रोथ कर्व बनता है। मैं समझाता हूं आपको। देखिए इसमें क्या रहेगा, इसको आप यहां पर बोलते हैं लैग फेज। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉग फेज बोल दो, और कई जगह इसको लीनियर फेज भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, लीनियर फेज। इसको आप कई नाम दोगे, बता देता हूं। मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो दो हैं, स्टेशनरी फेज और सेंसनेंस फेज। मतलब ये वो फेज है। अब सबसे पहले लैग फेज की बात करते हैं। जब आपका सीड जर्मिनेशन करता है तब आपको पता है इनिशियल स्टेज में प्लांट आपका सीड जर्मिनेट यानी कि होने में 5 से 7 दिन ले लेता है। देखा होगा ये चीज तो। अच्छा,
जब सीडलिंग बन जाती है उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा सीडलिंग से आपका फर्दर टिलर्स निकलने में, उसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस निकलने में। अच्छा, टिलर्स एक वर्ड आ ही गया है, तो व्हाट इज द टिलर्स, ये होते क्या है और किस किस प्लांट में आपको देखे जाते हैं? जरा हाथ खड़े करना एक बार। बहुत बढ़िया, जरा यार हाथ खड़े करे, बहुत इंपॉर्टेंट ये है ना, क्योंकि उससे क्या होता है हमें पता लगता है कि हम कहाँ हैं, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ है हमारे अंदर, कितना गए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। केवल 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ऑनलाइन में 3 और 2 5, बस हो गया कल्याण। ऑनलाइन वालों तुम तो बिल्कुल ही। अच्छा चलिए मेरे भाई सानंद बताइए। ओके, संजय। अच्छा, प्लांट का नाम बताइए एग्जाम्पल के तौर पे। राइस और वीट। 1 मिनट, हाँ बता मेरे भाई आप, बस 2 ही। शुगर केन, ओके, शुगर केन में टिलर्स होते हैं क्या? शुगर केन में टिलर होंगे डेफिनेटली। शुगर केन मेज में टिलर्स होंगे क्या? होते क्या है टिलर्स, ये समझ में आ रहा है कि टिलर सब क्यों मेज में क्यों नहीं होते और शुगर केन में क्यों होते हैं, ये बताओ। नहीं, टिलर्स कहाँ है, टिलर्स कहाँ है और टिलर्स क्यों बोलते हैं इसके अंदर? व्हाट इज द टिलर्स वर्ड की टिलर्स? देखिए भाई एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम एक वर्ड यूज करेंगे यहां पर ग्रासेस, ठीक है, इसमें ही टेलर्स होंगे। पहली बात तो ये ही ध्यान रखना, ग्रामिनी फैमिली का कोई प्लांट होगा तो उसमें ही क्या होंगे आपके टेलर्स होंगे। और एक वर्ड ध्यान रखना कि हमारे ग्रामिनी फैमिली के जो भी सीरियल्स हैं सभी के अंदर क्या हैं? टेलर्स हैं, सभी के अंदर क्या है? टेलर्स है। बट एक हमारा यहां पर क्या है? एक्सेप्शन है, और उसका नाम क्या है? मेज। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, और खासकर ये इन्हीं एग्जाम में आता है, जैसे एडीयू हो गया, डब्ल्यू हो गया, एओ हो गया, है ना। इन एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत बार आपका देखा गया है कि टेलर्स की अगर हम बात करेंगे तो कितने हैं और किस में देखे जा सकते हैं। तो याद रखना, टेलर्स जो होते हैं वो हमारे सभी आपके ग्रामीणी फैमिली के जो सीरियल्स प्लांट है या मोस्टली जो प्लांट आपके हैं उनके अंदर टेलर्स होंगे। लेकिन आपका एक प्लांट जिसका नाम क्या है आपका यहाँ पर है मेज, उसमें आप लोगों को टेलर्स देखने को नहीं मिलेंगे। अभी रिसेंट एक डोंट नो मैं आई थिंक सो कोई वीडियो बना रहा था, उसके अंदर एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर गलत पढ़ा रहे हो आप बच्चों को, आपको तो मतलब बेवकूफ़ हो, आप तो नॉलेज है ही नहीं आपको, ये वो, ठीक है। अब उस बच्चे का कमेंट आता है क्या कि सर शुगर केन टेलर्स होते ही नहीं, आप कैसे पढ़ा सकते हो इस चीज़ को, है ना। तो अब उस बच्चे से डेफिनेटली उसका बाद में मेरे को मैसेज आ गया, ठीक है। मैंने कहा बेटा कौन से कहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हो? तो अब देखो ग्रेजुएशन वो कर रहा है 2nd ईयर में, ठीक है। कहाँ से कर रहा है? CSIU कानपुर से। अच्छा, मैंने कहा आपको किसने पढ़ाया? कहते हमारे टीचर्स। अब सोच के देखिए कि वहां टीचर्स ने नहीं पढ़ाया होगा डेफिनेटली, लेकिन 2nd ईयर में है वो, अभी अब वही वर्ड है कि अगर इनको यूज करते हैं तो अब यहाँ पर ये दिक्कत होती है। हम मानते नहीं है कि जब तक हम अपनी एक नॉलेज लेके बैठे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है कि शुगरकेन के अंदर टिलर से नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि बुक को जब पढ़ रहे हो तो उस समय क्या पढ़ रहे हो। बाद में क्वेश्चन जब रेज करते हो तो क्वेश्चन हमेशा ये होना चाहिए कि सर मैंने ये भी पढ़ा है और आप ये बता रहे हो, तो ये आप बताइए कि व्हाट इज द रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट, है ना। डेफिनेटली एक पर्सन सामने खड़ा है वो कभी भी गलत हो सकता है, नॉट ए बिग डील, बट क्वेश्चन का वे अगर आपका अगर सही होगा तो डेफिनेटली आपको एक राइट आंसर मिलेगा सीखने के वे के अंदर। लेकिन अगर हमारा वे ही ये होगा कि हम अगले वाले को नेगेटिव करें तो डेफिनेटली आप भी गलत होते टाइम नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए जब भी क्वेश्चन में, ये मेरे से नहीं कह रहा हूं, कहीं भी किसी प्रकार से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये चीज डाउट में है, तो डेफिनेटली डाउट में होते टाइम हमें इस चीज को पूरा फोकस करना चाहिए कि हम जो पूछ रहे हैं डेफिनेटली हम कितना % उसमें श्योर हैं और हम किस सोर्स के ऊपर बिलीव करके ये बात बोल रहे हैं। समझ में आया? चलिए वापिस आते हैं हमारी बात के ऊपर। तो यहाँ पर टेलर्स जो होते हैं वो किस में होते हैं?
अब इनमें सभी में होता है, और लेकिन टिलर्स होता क्या है, तो ये देखिए आपको सबसे पहले आपके सीरियल्स की अगर मैं बात करता हूं तो उनमें ग्रोथ कैसे होती है, सभी के सभी सीरियल्स की बात करें तो उनमें ग्रोथ कैसे होती है, तो इस बात को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो सीड हुआ आपका, सीड क्या करेगा, आपका एक सीडलिंग में जर्मिनेट करेगा, क्या करेगा, सीडलिंग। अच्छा, जैसे ही सीडलिंग्स आएगी तो उसके बाद टिलर पहले आएगा या फिर आपका जॉइंट पहले बनेगा, वर्ड सुने होंगे आपने, एक तो जॉइंटिंग स्टेज होती है, एक टिलरिंग स्टेज होती है, तो पहले जॉइंटिंग स्टेज आएगी या टिलरिंग स्टेज आएगी? वेरी गुड, पहले जब टिलर्स इमर्ज आउट होगा तभी तो क्या होगा, एक जॉइंट बनेगा, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, वो वही बात है, अगर इसको याद रखना है तो जॉइंट कब लगेगा, जब डेफिनेटली दो मिल बैठेंगे यार, है ना, तो मिल कब बैठेंगे, जब दो मतलब जॉइंट बनेगा, है ना, मतलब तभी बनेगा जब कब आपका, जब टिलर्स मतलब ब्रांच आपका होता है ना, तो ब्रांच आपकी जब डेफिनेटली आती है, ब्रांच निकलने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक टिलर्स जो है वो इमर्ज आउट हो रहा है, इसके अंदर जो टिलर्स होते हैं, और स्टेम जो होता है ज्यादातर अगर हम देखें तो इनके अंदर जैसे राइस है, व्हीट है, इनके स्टेम को भी हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या, कुल्म, CULM, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, जब आपका इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले अब टिलरिंग स्टेज आएगी, क्या आएगी, टिलरिंग, और टिलरिंग के बाद हमारा यहां पर क्या बनेगा, पहले एक जॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, जॉइंट, तो यहां पर याद रखना ये हमारा क्या हो गया, जॉइंटिंग स्टेज, ठीक है। तो अब यहां पर जब ये जॉइंट बन गया और इसके बाद क्या होगा, ये नंबर ऑफ टिलर्स यहां से क्या निकलने हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ टिलर्स यहां से क्या निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, यहां पर जो आपका ये स्टेम है, किसका, राइस का, व्हीट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, CULM, कुलम, ठीक है, ये आपका क्या होगा, कुलम, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो जॉइंटिंग स्टेज के बाद कौन सी स्टेज रहेगी, कोई बता सकता है? इसके बाद देखो एक चीज वर्ड तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि प्लांट आपका क्या कर लेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा और प्रोफ्यूज वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। प्रोफ्यूज का मतलब जब भी लिखा होता है इसका मतलब आपका ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि अब लगातार कंटिन्यू ये ग्रोथ तो करेगा। राइस का प्लांट अगर एक बार लग गया तो उसके बाद वो क्या करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है, और अंटिल कब तक करेगा, जब उसके अंदर क्या नहीं आ जाएगा, आपका फ्लावर इनिशिएट नहीं हो जाएगा, क्या, आपका फ्लावर इनिशिएट नहीं हो जाएगा। तो फ्लावर इनिशिएट कब होता है भाई, फ्लावर इनिशिएट कब होगा, अब यहां पर इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी, देखो रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है, लेकिन उस रिप्रोडक्टिव स्टेज से पहले हमारा एक वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक लास्ट लीफ आता है और उस लीफ को हम वर्ड यहां पर यूज करते हैं फ्लैग लीफ स्टेज, फ्लैग लीफ स्टेज, ठीक है। उस फ्लैग लीफ स्टेज के बाद क्या होगा, हमारा प्लांट जो होगा उसके अंदर बूटिंग स्टेज आएगा, क्या आएगा, बूटिंग। अब देखो बूटिंग जब वर्ड आता है और उसके बाद हमारा फ्लावर इनिशिएट होता है, देखो हमने क्या बोला, उसके अंदर हमारा क्या आएगा, आपका बूटिंग स्टेज आएगा। बूटिंग के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा क्या रहेगा, फ्लावरिंग के बाद हमारा क्या होगा, अरे मिल्किंग नहीं कहते, रुक जाओ, ग्रेन फॉर्म होगा स्टार्ट, ठीक है। और ग्रेन फॉर्मेशन के बाद हमारा क्या होगा, अब हमारा मिल्किंग स्टेज आएगा। और मिल्किंग के बाद क्या होगा, हमारा ग्रेन में से मॉइस्चर रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा और उस समय हमारा स्टेज क्या रहेगा, डफ स्टेज, ठीक है। और डफ स्टेज के बाद उसको आप लोग क्या करते हो, ठीक है, यहां से आपका इनिशियल हुआ था और ये आपका द एंड होता है। देखो अब यहां पर आप सबसे पहले, यहां तक तो हम कर चुके हैं ना, वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो चुकी है। अब ये क्या है आपका, देखो यहां पर हमने क्या बोला कि प्लांट आपका क्या कर रहा है, सीड से सीडलिंग, सीडलिंग से टिलरिंग, है ना,
और टिलरिंग से जॉइंटिंग, जॉइंटिंग से प्रोफ्यूज वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ से आपका फ्लैग लीफ स्टेज, फ्लैग लीफ स्टेज से बुटिंग स्टेज, बुटिंग से फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से ग्रेन फॉर्मेशन, मिल्किंग, डफ एंड हार्वेस्टिंग। देखो भाई ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होगा कि जब आपका वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक लास्ट लीफ निकलता है, उस लास्ट लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैग लीफ। ठीक है, ये फ्लैग लीफ होता क्या है और क्यों ये निकलता है और किस लिए हमारे लिए वर्क करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वो लास्ट लीफ है जहां पर जाकर आपका ये एंश्योर हो जाता है कि अब हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद जो आपका स्टार्ट होगा वो कौन सा ग्रोथ स्टार्ट होगा, रिप्रोडक्टिव, यानी कि इसके बाद का रिप्रोडक्टिव और इससे पहले हमारा वेजिटेटिव। ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, तो फ्लैग लीफ स्टेज के बाद क्या होगा, अब आपको बुटिंग जब वर्ड बोला गया, तो देखो आप जब मोबाइल को, लैपटॉप को आप लोगों ने ऑन किया होगा तो उसमें लिखा आता है कि बुटिंग है ना, प्लीज वेट वाइल बुटिंग, यानी कि बुटिंग का मतलब क्या था कि वो स्टार्ट हो रहा है और अब आप क्या करिए 5 मिनट वेट करिए। क्या हो रहा है, मतलब आपका 5 मिनट स्टार्ट हो रहा है और अभी आप क्या करिए, वेट करिए, है ना। तो ये हमारा क्या था, बुटिंग था। तो जैसे ही बुटिंग कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा क्या करेगा, आपका जो है फ्लावर, उसमें फ्लावर इनिशिएट हो रहा है, जैसे आपके वहां पर कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा था यहाँ पर आपका फ्लावर इनिशिएट हो रहा था। ठीक है, तो फ्लावर जब इनिशिएशन हो जाएगा उसके बाद डेफिनेटली उसके अंदर आपका क्या होगा, पोलिनेशन वगैरह होगा, और पोलिनेशन जब होगा तो उसमें ग्रेन क्या बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा, और ग्रेन जब बनना स्टार्ट हो जाएगा तब डेफिनेटली हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि उसके ग्रेन के अंदर आपका एक स्टेज आता है, दैट इज द मिल्किंग, दैट इज द मिल्किंग। और आपको भी पता है कि मिल्किंग का मतलब क्या होता है, जब आप ग्रेन को ब्रेक डाउन करते हो तो उस ग्रेन के अंदर ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा, आपका मिल्क लाइक एक फ्लूइड एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा, मिल्क लाइक ए फ्लूइड एग्जीक्यूट होगा, और मिल्क लाइक फ्लूइड एग्जीक्यूट होगा, इसीलिए हम उसको स्टेज बोलते हैं कौन सा, मिल्किंग स्टेज। और मिल्किंग स्टेज के बाद हमारा क्या होगा, डेफिनेटली उसमें ग्रेन में से मॉइस्चर रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, मॉइस्चर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिमूव। और जैसे ही मॉइस्चर रिमूव होगा तो ग्रेन आपका जो है हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डफ, है ना। तो डफ यानी कि डफर, याद हो जाएगा, डफर, डफर हम किस, मतलब हमारी मैडम खासकर डफर बोलती होती थी ना, किसको बोलती होती थी, जो सबसे ज्यादा रफ एंड टफ था क्लास में, हार्ड एंड फास्ट था, डेफिनेटली उसके लिए वर्ड क्या यूज होता था आपका, डफर। तो वहीं से याद आ जाएगा हमारा डफ, डफ मतलब मैच्योर उसमें होना स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट आपका मॉइस्चर रिमूव होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या स्टेज आएगा, उसको हार्वेस्टिंग करेंगे, ग्रेन जब मैच्योर हो जाएगा, और हार्वेस्टिंग के लिए प्रॉपर हमारा सीरियल्स में क्या होता है, आपका मॉइस्चर होता है। अगर वहां पर एक ग्रेन वर्ड यूज करते हैं, मैंने क्या वर्ड यूज बोला यहाँ पर, ग्रेन, कि ग्रेन को कितने मॉइस्चर के ऊपर हमें हार्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने, ग्रेन की हार्वेस्टिंग कितना % मॉइस्चर पे होना चाहिए, तो वर्ड क्या रहेगा आपका, ग्रेन की हार्वेस्टिंग कितने % मॉइस्चर पे होनी चाहिए। अच्छा छोड़िए, हार्वेस्टिंग छोड़ दीजिए, हार्वेस्टिंग छोड़ दीजिए, अगर मैं बोलूं स्टोरेज कितने % मॉइस्चर पे होनी चाहिए, हाथ खड़े कर लीजिए, जस्ट रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड ओनली एंड ओनली। जी सर आप बताइए। हाँ 12, ओके, आप बताइए। 8 to 11 गुड, 8 to 12 गुड। हाँ जी आप अभिषेक, 10 से 12, आप 10 to 14 गुड, या 10 से 12, ओके। ऑनलाइन में जी पंकज सहारन, आप बताइए। माइक ऑन करो मेरे भाई, माइक ऑन करना पड़ेगा, वहीं पर माइक का ऑप्शन है आपका। 8 से 10, ओके, 10 से 15, और या खुशबू, रोहित, साहिल शर्मा, 10 से 12। देखिए भाई यहां पर मैं आपको एक चीज इंश्योर करता हूं कि जब हम ग्रेन की बात करते हैं तो देखो फूड ग्रेन, जब वर्ड आपको याद होगा मैंने बोला था कि इसके अंदर 2 आपकी क्रॉप इंक्लूड होती है, एक इसमें क्या आएगा, सीरियल्स आएंगे, ठीक है, और दूसरा यहां पर हमारा क्या आ जाता है, पल्सेस आ जाता है। क्या ऑयलसीड हम इसमें काउंट करते हैं? जब फूड ग्रेन की बात आती है तो ग्रेन की बात आती है कभी भी हम इसको यूज नहीं करेंगे, ये हमारे केवल क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। अब देखो इसका जो स्टोरेज होता है वो आपका होता है 8 to
10%, और ये आपका होता है 10 to 12%। तो हमेशा याद रखना ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 to 11 या 8 to 12% क्या रहेगा ग्रेन का मॉइस्चर जो है जिस पर स्टोरेज रहेगा। ये समझ में आ गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ग्रेन का अगर आ जाता है तो हमें दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, एक का नहीं रहेगा। समझ में आ गया। लेकिन अगर यहीं पर हमें ये समझ में आ गया कि सीरियल्स को कितने % मॉइस्चर पे स्टोर करते हैं, तो 10 से 12%, और हमारा पल्सेस जो है वो कितना है 8 to 10। लेकिन ऑयल सीड जब यूज आ जाता है तो यहां पर लिख लेना 6 to 8%। ये हमेशा आपका याद रखना, माइंड में रखना। और ये कई बार जो दोनों का पल्सेस एंड ऑयल सीड दोनों के लिए लिखा होता है तो वो आपका 6 to 10 या 6 to 8 या 6 to 9 भी लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, घबराना मत, क्योंकि इन दोनों को ही लो मॉइस्चर पे ही स्टोरेज करने की हिदायत दी जाती है, रिकमेंडेशन दी जाती है। व्हाई? बिकॉज इनमें आपका एक एफ्लाटॉक्सिन, एक टॉक्सिक आपका सब्सटेंस है जो कि फंगस का नाम है यहाँ पर एस्परजिलस फ्लेवस। आप सब लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली। क्या हमारा यहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन, ये प्रोड्यूस होगा, और ये प्रोड्यूस होगा किस फंगस की वजह से? उस फंगस का नाम है हमारा एस्परजिलस फ्लेवस। क्या है फंगस का नाम? एस्परजिलस फ्लेवस। इस फंगस की वजह से ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा, और इस टॉक्सिन की प्रोड्यूस होने की वजह से ग्रेन आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्सप्लॉइट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसी वजह से हम लोग इसको जो है हायर मॉइस्चर पे कभी भी स्टोरेज नहीं करते हैं। समझ में आया यहाँ पर? अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे थे यहीं, इसी के ऊपर वापस आता हूं मैं बात के ऊपर। तो हमने क्या बोला कि आपका यहाँ पर जो है फ्लैग लीफ स्टेज है, ये आपका बूटिंग है, आपका फ्लावरिंग है। लेकिन जब फ्लैग लीफ की बात आती है तो इस समय हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा। अब देखो, फ्लैग लीफ के बारे में कभी अगर आपने सुना है तो आपने एक वर्ड सुना होगा कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होता है वो फ्लैग लीफ में होता है। यस और नो? कभी अगर आपने पढ़ा है तो मैक्सिमम जो आपका क्या रहेगा, फोटो सिंथेसिस, तो ये कब होगा आपका? ये होगा आपका फ्लैग लीफ में। ये सुनो, है ना? कितना % होता है जरा बताइएगा हाथ खड़े करके। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, हाथ खड़े कर लीजिए। व्हाट इज द आपका यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक सेकेंड, हाँ हाँ कर लीजिए, हाथ खड़े कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित, सानंद, पूजा, ओके। बाकी लोग भाई, बाकी लोग कहाँ गायब हो गए जी? शाहिल शर्मा जी बताइए, कितना? दोबारा बोलिएगा, मैं ध्यान से सुना नहीं मेरे भाई। हाँ नेटवर्क इसका भी। ओके रोहित, 38%, गुड। हाथ खड़े करिएगा बाकी लोगों में से। 1 2 जी ब्रदर, 52%, गुड। ओके नेहा, 48 to 52। देखो भाई यहां पर ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अप्रोक्सीमेटली 50% जो है वो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो होगा वो इस स्टेज में किया जाएगा। एक तो वर्ड ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूँ फ्लैग लीफ करेगा और फ्लैग लीफ स्टेज में होगा। दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? दोनों में डिफरेंस दिन और रात का है, क्योंकि जैसे ही मैं फ्लैग लीफ बोलता हूं तो केवल एक लीफ हमारे सामने नजर आता है, और जैसे ही फ्लैग लीफ स्टेज बोलता हूं तो कंप्लीट आपका वहां पर है जो वेजिटेटिव ग्रोथ हुआ है वो सारा सामने आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला कि आपका जब फ्लैग लीफ बोलता हूं तो केवल एक लीफ सामने आता है, और फ्लैग लीफ स्टेज के अंदर हमारा पूरा का पूरा प्लांट कॉम्प्राइजेज रहता है। तो याद रखना कि फ्लैग लीफ स्टेज, अब ये फ्लैग लीफ स्टेज जो होती है वो केवल एक दिन की, 1 घंटे की, 2 मिनट की, 2 दिन की नहीं होती। ये तब तक होती है जब प्लांट अपना क्या नहीं करता है, एक ग्रेन फॉर्म नहीं करता है। मैंने क्या बोला, ये स्टेज तब तक काउंट की जाती है जब आपका, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, क्या फ्लैग लीफ एक दिन निकलेगा दूसरे दिन अंदर घुस जाएगा क्या? ऐसा हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा क्या? ऐसा कभी होता है? नो। तो वो स्टेज आपका पर्टिकुलर टाइम तक चलता है। मैं आपको
एक दो अगर मेरे को मिले जो रिसर्च पेपर यहाँ पर पढ़े थे मैंने, लेकिन डेफिनेटली वो तभी आपको काम के हैं जब एक बार आप कुछ ना कुछ क्लियर कर लोगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन तभी करनी चाहिए जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं। अभी हमारे पास क्या है, उसका कंपटीशन को, एग्जाम को क्रैक करना है। तो डेफिनेटली इसके लिए हमारे पास एक वेल प्रूफ मेंटेन, क्योंकि रिसर्च की काफी पढ़े हुए हैं, तो वो हमें बताते हैं कि इसके अंदर उसको एक सिंगल लीफ की बात नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में, अगर जो जनरल बुक्स होती हैं उनमें केवल फ्लैग लीफ लिखा होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि वो फ्लैग लीफ क्या होगा, पूरा का पूरा स्टेज होगा, और वो एक दिन का काउंट नहीं होगा। वो डियर वहां पर क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली एक टाइम पीरियड होता है, उस बाउंडेशन के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर जो प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस करता है वो हमारा यहाँ पर काउंट होगा अप्रोक्सीमेटली 50%। और इसीलिए तो हमारे प्लांट को आपकी, अब यहां पर एक चीज हमें याद रहेगी, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके प्लांट को जो क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज, एक वर्ड आपने सुना होगा, आपका प्लांट के लिए जो यहां पर हम उसको डिवाइड करते हैं फोटो पीरियोडिज्म के बेस पे, याद रखना। तो हमने दो बातें बोली अभी, एक आपका इरिगेशन और एक हमारा फोटो पीरियोडिज्म। एक बात मैं यहां पर आपको बताता हूं, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको याद होगा सबसे पहले आपके प्लांट को वाटर, आपका यहां पर अगर हम बात करते हैं तो वो कहां से एब्जॉर्ब होगा, रूट से क्या एब्जॉर्ब करेगा, वो वाटर, प्लस में लाइट, ठीक है, वो कहां से आएगी, सनलाइट से, ठीक है, और प्लस में यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका CO2, यानी कि CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्लांट क्या करेगा, आपका C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होने वाला है, प्रोड्यूस होने वाला है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, CO2 कहां से मिलेगा, एनवायरनमेंट से। बहुत सारे बच्चों को बोला गया कि प्लांट का कार्बन का सोर्स क्या है, तो जैसे ही कार्बन हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहले एक चीज हमारी सोइल की बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, जिसके अंदर 95% क्या होता है, कार्बन होता है, यस और नो, वो हमारे माइंड में एक सबसे पहले वर्ड आता है। और हम सोचते हैं यार सोइल के अंदर इतना कार्बन आपका ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में है, तो इसलिए डेफिनेटली प्लांट आपका कार्बन की फॉर्म में जो एब्जॉर्ब करेगा वो कहां से एब्जॉर्ब करेगा, सोइल से। तो मैं आपको बता दूं 0.0000001% ही सोइल से कार्बन को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। रिमेनिंग सारा का सारा, यानी कि मोस्टली जो कार्बन है वो किस फॉर्म में आपका प्लांट एब्जॉर्ब करता है, दैट इज द CO2। प्लस में आपका वाटर, वाटर आपको पता है प्लांट कहां से एब्जॉर्ब करता है, सारा का सारा रूट से, सोइल से, ठीक है। चलिए, और तीसरा हमारा यहां पर क्या आया, सनलाइट। सनलाइट के बिना क्या प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस बना पाएगा, नहीं। हाँ डेफिनेटली बहुत सारी और भी चीजें होती है, और भी प्रोसेस होती है, लेकिन ये तीन वो चीजें हैं, क्योंकि यहां पर जब हम इतना ही वर्ड नहीं लिख सकते, साथ में ये भी लिखेंगे मिनरल्स, क्योंकि वाटर आएगा तो उसके साथ मिनरल भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्या प्लांट को होती है ना, तो वो भी हमारा प्लांट क्या करेगा, इनको अपटेक करने का काम करेगा। तो अब यहां पर क्या होगा, आपका CO2 प्लस से H2O। तो ये दोनों चीजें तो ठीक है, वाटर का तो हमें समझ में आ गया कि ये इरिगेशन वाली बात यहां पर हम कर रहे हैं, और दूसरा हमारा यहां पर सनलाइट, फोटो पीरियोडिज्म। तो देखो दोनों बातें समझ में आ गई, क्योंकि CO2 तो डेफिनेटली क्या होगा, प्लांट स्टोमेटा ओपन होगा, और स्टोमेटा ओपन होगा तो स्टोमेटा ज्यादातर अवेलेबल किस स्टेज में होंगे, जब जितने ज्यादा लीफ होंगे उतने तो स्टोमेटा अवेलेबल रहेंगे, यस और नो। और लीफ सबसे ज्यादा किस स्टेज में है, फ्लैग लीफ में है। पहला कहानी हमारी खत्म होगी कि CO2 की। दूसरा वाटर, वाटर जितना ज्यादा अपटेक होगा, जिस स्टेज में अब लीफ सबसे ज्यादा अब बन चुके हैं, तो अब मैक्सिमम फोर्स है। मान के चलिए अभी प्रेजेंट टाइम में हम बोल रहे हैं कि इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम ग्रोथ कैसे करें, हम डेवलपमेंट कैसे करें, तो अभी मौका है कि अभी सबसे ज्यादा यूथ है। आपको पता है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो यूथ है वो किस कंट्री में है, इंडिया। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास आने वाले टाइम में, क्योंकि देखो यूथ क्या होने वाला है, डेफिनेटली एक जैसे जैसे टाइम बीतेगा एक एज ग्रुप में आ जाएगा, यस और नो। और एज ग्रुप में आ जाएगा तो क्या उसके पास एफिशिएंसी ज्यादा होगी या कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मौका है किस चीज का, सबसे ज्यादा ग्रोथ करने का, तो वही मौका यहां पर है ग्रोथ करने का। और उस समय अब डेफिनेटली ग्रोथ करने की रिक्वायरमेंट आपकी है और आपको खाना ही ना मिले तो क्या डेफिनेटली आप वर्क कर पाओगे,
नहीं। तो यहां पर खाना बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? वाटर। और वाटर कहां से अपटेक होगा? सोइल से। तो हम या तो वो आपका ग्राउंड से अवेलेबल हो जाए या रेन से अवेलेबल हो जाए, और दोनों से ही अवेलेबल नहीं हो रहा है तो तीसरी सप्लाई कहां से? आपकी इरिगेशन, जिससे आप आर्टिफिशियल एप्लीकेशन बोलते हो। तो डेफिनेटली हमें इरिगेशन यहां पर देना पड़ता है। इसीलिए तो क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो फ्लैग लीफ या आपके फ्लावरिंग के अराउंड होता है। देख लीजिए यहां पर कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। सबसे पहले आपके राइस की बात करता हूं। राइस के अंदर जब हमारा वर्ड आएगा तो इसमें हमारा क्या रहेगा? आपको पता है कि क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज क्या होता है? पैनिकल इनिशिएशन या पैनिकल फॉर्मेशन। दूसरा हमारा यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आपका यहां पर जो है मेज को ले लीजिए। मेज के अंदर अगर हम बात करेंगे तो नाम क्या आएगा? टेसल। टेसल क्या है? मेज के अंदर आपका मेल फ्लावर है। टेसलिंग या सिल्किंग दोनों होते हैं, लेकिन दोनों में से एक नाम आएगा तो हमारा टेसल की तरफ जाएगा, और वो हमारा क्या रहेगा? डेफिनेटली एक फ्लावर। और उसके बाद हमारा अगर हम बात करें तो सोरगम की बात कर लीजिए तो उसमें नाम आएगा ईयर या हेड स्टेज। ये भी क्या है? फ्लावरिंग। यानी कि सभी प्लांट के अंदर फ्लावरिंग स्टेज वो है जो मीडियम की स्टेज है, जब आपके प्लांट को सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए जो क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज होती है वो हमारी ये होती है। लेकिन अब क्वेश्चन रेज होता है कि सर वीट में ऐसा क्यों नहीं है? उसके अंदर हमने नाम क्या दिया? CRI. What is the reason behind that कि crown root initiation is the critical irrigation stage in the wheat? अब इसका कारण क्या होगा? तो देखो ध्यान से सुनिएगा। इसका रीजन ये होता है क्योंकि आपने देखा होगा प्लांट जो है वो आपको सबसे पहले ग्रोथ करता है। अभी जैसे मैं बात करता हूं, अभी आप सारे के सारे यूथ हो, ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप बूढ़े भी हो जाओगे, आपके घर में दादा होंगे, है ना, सब होंगे। तो एक बात बताइए कि आपके दादा की केयर ज्यादा होती है, आपकी केयर ज्यादा होती है, या फिर आपके घर में एक छोटा भाई बहन है जिसकी उम्र अभी 10 साल से कम है, उसकी ज्यादा होती है? हम ये झूठ बोल रहे हो। 10 साल से कम जो बच्चा होगा उसकी सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं? केयर करते हैं, ताकि वो कहीं बाहर ना चला जाए, ठीक है। अगर दादा चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन रहने दो के बाद में आ जाएगा अपने आप धक्के खा के, है ना। ये है डेफिनेटली हमारा यहाँ पर क्या है कि मैंने बोला था मत जा मर जा, है ना, लेकिन चला गया, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चा चला गया तो क्या होगा? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, है ना, पूरा गांव पहले आपका ढूंढ लिया जाएगा। तो डेफिनेटली केयर कहां है आपकी? सबसे पहले बच्चा। और आपको पता होना चाहिए वीट एक ऐसा प्लांट है उसके अंदर सबसे पहले जो आपकी रूट आती है, आपको पता होगा सीड है, सीड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक आपका एम्ब्रियो, एक एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो के अंदर जहां से रूट निकलती है और एक से शूट निकलती है। आपका रेडिकल पोर्शन वो होता है सीड का जिसमें से क्या निकलती है? रूट निकलती है। तो रूट जब निकलेगी तो डेफिनेटली उसको आपका वहां पर वो स्टेबल हो जाएगी। लेकिन इसकी रूट जब एक बार निकल जाती है रेडिकल पोर्शन से तो वो कुछ टाइम के बाद, वो टाइम पीरियड कितना है जरा बताइएगा? 21 से 24 डेज, और एग्जैक्ट हमारा 21 डेज। एग्जैक्ट नहीं रहता क्योंकि 20 से 24 डेज की रेंज में हमेशा वेरी करता है ये। तो आपका यहां पर ये 20 डेज के बाद क्या होगा? उसकी रूट रिड्यूस हो जाती है, और उसकी रूट को इनिशिएशन जब मिलता है, नया इनिशिएशन मिलता है, और उस समय एक बात बताइए, जब एकदम से रूट निकलेगी क्या उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो हर जगह पहुंचकर वाटर को एब्जॉर्ब कर सके? नो, वाटर को एब्जॉर्ब वो जल्दी से नहीं कर पाएगी। इसके लिए हमें उसके पास वाटर को पहुंचाना पड़ेगा। अगर वो वही बात है कि जब वो जर्मिनेट कर रहा था, रूट की उसकी जर्मिनेशन हो रहा था, रूट इनिशिएट हो रहा था, उस समय उसको पानी नहीं मिला, तो क्या बाद में उसको पानी दिया हुआ कोई काम का रहेगा? कि हम तो सोच ले कि नहीं जी क्रिटिकल उसका तो फ्लावरिंग ही करेंगे, फ्लावरिंग के टाइम तक का वेट करेंगे, तब तक तो पहुंचेगा ही नहीं प्लांट। क्यों? क्योंकि हमने केयर उसकी तभी नहीं की, है ना। तो ये वही बात है कि आपका इनिशिएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? उसका केयर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज आपका वीट में क्या होता है? CRI होता है। और बाकियों के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर आपका क्या रहेगा? फ्लावरिंग रहेगा। अब बताइए मुझे समझ में आया या नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है? ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, प्लीज लेट मी नो। भाई कोई डाउट? यस और नो? यस और नो? चलिए भाई, धन्यवाद, आपका डाउट नहीं है। तो अब देखिए भाई, यहां पर ये हमारा हुआ। अब ये बात तो समझ में आ गई कि यहां पर हमारा वाटर रिक्वायरमेंट, और अब हम उस बात को भी याद कर लेते हैं जब हम बात कर रहे थे क्लाइमेट की। और क्लाइमेट में हमने पढ़ा था सोलर रेडिएशन, और सोलर रेडिएशन में हमने पढ़ा था फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। और फोटो पीरियोडिज्म में हमने क्या बोला था? फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब है टाइम। एक टाइम के अंदर लाइट पीरियड की स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट है, उसी की बेसिस पर हम प्लांट को डिवाइड करते हैं शॉर्ट डे
लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल। तो ये हमारे क्या रहे यहां पर, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल। अब शॉर्ट डे प्लांट कौन से होते हैं? शॉर्ट डे वो हमारे प्लांट होते हैं जिनको कम घंटे क्या होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 आवर। और हमारे लॉन्ग डे वो प्लांट होते हैं जिनको ज्यादा आवर्स की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या ये मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पर एक वर्ड ऐड नहीं किया। मैंने ये नहीं बोला कि इन प्लांट को कम घंटे लाइट की रिक्वायरमेंट है बट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बोला था जब तक आप फ्लावरिंग वर्ड को ऐड नहीं करोगे तब तक ये समझ के चलिए कि प्लांट का ग्रोथ करने का मतलब कहीं नहीं बन रहा है ना। तो यहां पर आपका, क्योंकि वैसे अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट के अंदर, तो फिर क्या आ जाएगा, फोटो सेंसिटिव। याद आ गया कि हमने खरीफ और रबी में उसको डिवाइड किया था, सीजन के अंदर डिवाइड किया था, कितने आपका आवर की लाइट का रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द ग्रोथ, है ना, तो वो पूरा का पूरा लाइफ आ जाएगा। लेकिन यहां पर फोटो पीरियोडिज्म की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ड्यूरिंग द केवल क्या आएगा, आपका फ्लावरिंग टाइम ही आएगा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है किसी का, कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए भाई, तो ये हमारा क्या रहा, शॉर्ट डे। अब इनके अंदर क्या होगा, 8 to 10 आवर लाइट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग। ये हमारा 14 to 16 आवर लाइट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग, इनके ऊपर नो इफेक्ट। और मीडियम डे प्लांट भी था एक 12 सा 14, तो वो हमारा शुगर केन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए भाई, यहाँ तो देखो याद होगा ये चीज़। तो अब समझ में आ गया कि हमारी सबसे ज़्यादा चीज़ें रिक्वायरमेंट इस स्टेज में क्यों है, फ्लैग लीफ के अंदर या फिर उसके अराउंड में क्यों है। अब बताओ कि इसका कोई मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, ये क्यों पढ़ा हमने? इसके अंदर कई चीज़ें क्लियर हुई है। अब मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ से केवल यही चीज़ नहीं है। देखो भाई, अब प्लांट के अंदर क्या है कि इनिशिएशन और जो आपकी कहीं ना कहीं डिजीज अटैकिंग जो स्टेजेस होती हैं उनके अंदर बात करता हूँ। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जैसे राइस के अंदर एक वर्ड यूज करते हैं हम, डेड हर्ट। सुना है कि नहीं सुना? डेड हर्ट क्या है, ये इंसेक्ट है या डिजीज है? डेड हर्ट क्या है, डिजीज है या इंसेक्ट है? डिजीज सिम्टम, वेरी गुड। अच्छा, डिजीज का नाम क्या है? अरे भाई, ये डिजीज नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इंसेक्ट कभी डिजीज कोज नहीं करता, इंसेक्ट डैमेज करता है। हाँ, अगर कोई वेक्टर है वो वायरस का, तो वो आपका वहां पर क्या काम कर सकता है, डेफिनेटली डिजीज स्प्रेड कर सकता है, बट डिजीज कभी भी कोज नहीं करता। इंसेक्ट तो यार एक बात बताइए, इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो वो डिजीज कोज थोड़ा ना करता है, वो तो डिजीज को स्प्रेड करने का काम करता है। अब लोग बोल देंगे सर जो मलेरिया हो रहा है, तो भाई मलेरिया के अंदर वही बात है, आपका क्या है, कौन इन्वॉल्व है? मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या करता है, खुद करता है मलेरिया? अरे भाई, मॉस्किटो क्या करता है, स्प्रेड करता है। किसको स्प्रेड करता है ये? मलेरिया वायरस है बैक्टीरिया है? वायरस है बैक्टीरिया है? अरे भाई, वायरल फीवर में ही तो आता है ये, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, यस और नो। तो ये हमारा क्या है, आपका वायरस को स्प्रेड होता है। और याद रखना, स्प्रेड की ज्यादातर जो रिक्वायरमेंट होती है मॉस्किटो के द्वारा, इनके द्वारा, वो वायरस को ही होती है। फंगस वगैरह तो हवा हुआ से उड़ के चले जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान करना। तो अब यहां पर हमारा क्या रहेगा, जो आपका क्या बात कर रहे थे, किस, हाँ, राइस के अंदर बात कर रहे थे। राइस के अंदर आपका डेड हर्ट कोज होता है, तो किसकी वजह से होता है, राइस स्टेम बोरर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, राइस स्टेम बोरर। तो अब इसमें एक चीज देखिए यार, कहां पर होगा, कहां पर सबसे ज्यादा आपकी क्रिटिकल स्टेज है। तो देखो, जब टिलर्स बन रहे होंगे, उसके बाद जब जॉइंट बन रहे होंगे, वो हमारी क्या होती है, उसके बीच की क्रिटिकल स्टेज होती है, जिस समय हमारा क्या करता है, इंसेक्ट जो, सॉरी, आपका जो इंसेक्ट है उसके अंदर क्या करेगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी मैं बताता हूं इसके अंदर, कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार, कई बार हम ना एक वर्ड बोलते हैं कि इसके अंदर फ्रूट फ्लाई कहां से आई, आपकी मक्खी ने अंदर अटैक कहां किया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने देखा होगा कई बार आपका बाहर से ग्वावा या जो अमरूद का आपका फल होता है वो बड़ा अच्छा दिखता है, यस और नो, लेकिन जैसे ही उसको अंदर से ओपन किया था उसके अंदर कीड़े भरे पड़े थे। ऑब्जर्व किया कभी इस चीज को? यार वो कीड़े आए कहां से, ये बात तुम्हें पता है? ये कीड़े कई बार हम सोचते हैं, हमारे ना माइंड में बड़ा चलता है, यार कीड़ा पहुंचा कहां से, है ना, आज तक ये चीज समझ में नहीं आई थी। लेकिन देखो, जब आपका फ्रूट बन रहा था उससे पहले फ्लावर था, याद है?
फ्लावर जब बन रहा था तो उसके अंदर सब कुछ ओपन था, यस और नो? तो उस समय जो आपका फ्लावर के अंदर जो इंसेक्ट था वो क्या किया था, एंटर किया था। और जब इंसेक्ट अंदर एंटर कर गया था और वो लार्वा की फॉर्म में अंदर था, यानी कि एग की फॉर्म में, एग अंदर दे दिए थे। अब वो एग से क्या बना, जैसे जैसे फ्रूट बना। अब ओवरी तो डेवलप होता जाएगा ना, और ओवरी का डेवलपमेंट ही क्या होता है, फ्रूट होता है, याद है आपको? तो ओवरी जब डेवलप हो जाती है तो फ्रूट फॉर्म कर लेती है, और उस समय अंदर से आपका जो लार्वा होता है वो एक बाहर, हमेशा देखा होगा एक होल करके, कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये अंदर बाद में होल करके गया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वो होल करके बाहर निकलता है, ना कि होल करके अंदर जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हमारा रहता है किसके अंदर है, फ्रूट फ्लाई जो अटैक करती है। सॉरी। तो याद रखना कि हमारा किस प्रकार से अटैक हो रहा है। अब वही बात हमारी किसके अंदर बात कर रहे थे हमें, आपके राइस के अंदर है स्टेम बोरर। अब इसके अंदर जब स्टेम बोरर अटैक करेगा तो लार्वा किस समय आपका वहां पर एक्टिव होता है, तो लार्वा से पहले जो एग होता है वो हमेशा याद रखना किस स्टेज में। और कई बार हमें बोला जाता है कि हमें जो है केयर कब करनी चाहिए, इस स्टेज में। और आपको एक बात चाहिए, आपका जो राइस स्टेम बोरर है, इसके लिए हम एक नेचुरल बात बोलते हैं कि इसकी वजह से अगर ये काम हो गया तो डेफिनेटली आपका राइस स्टेम बोरर का इफेक्ट नहीं हो पाएगा, नेचुरल है। लार्वा जो होता है ना वो कुकून में होता है, ठीक है? सुन, मैं आंसर कर रहा हूं डेफिनेटली, कोई बड़ी बात नहीं है। देखे, एक चीज है उसका आंसर तो बिल्कुल होना चाहिए ना, जेन्युइन है तेरा आंसर, क्वेश्चन भी जेन्युइन है और आंसर। देखो यहाँ पर इसने पूछा कि सर जो अंदर आपका इंसेक्ट बैठा हुआ है वो फ्रूट के अंदर, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, है ना? देखो, जो भी लार्वा होते हैं ना और इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है, इंसेक्ट के अंदर हमेशा वो अपनी एक केंचुआ, जैसे अपना केंचुआ बोल रहा हूं, आपका सांप को देखा होगा, सांप की केंचुली जो है उतर जाती है, उसी प्रकार से हर इंसेक्ट का क्या होता है, आपने एक चीज देखी होगी, वो कहीं ना कहीं कुकून की फॉर्म में डोरमेंट स्टेज होती है उसकी, एक क्या होती है, डोरमेंट स्टेज होती है। और जैसे ही वो डोरमेंट से एक्टिव स्टेज में आएगा, तुरंत वो क्या कर देता है, अपना एक्टिव यानी कि वर्क करना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही वो एक्टिव स्टेज में आएगा उस समय वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। वो इंसेक्ट, आज आपको पता है धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट स्पीसीज है दैट इज द इंसेक्ट, है ना? इसकी ही डिफरेंट स्पीसीज अवेलेबल है। एक ही रीजन है इसका, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो क्या, कि अपनी जो इंस्टार या फिर कह सकते हो इसके अंदर डेवलपमेंट जो है, जैसे आपके इंसेक्ट की अगर बात करता हूं तो उसमें एग, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट, इस प्रकार से वो बनता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो एग, एग से निम्फ, निम्फ से अडल्ट, ये 3 स्टेजेस और 2 स्टेजेस होती हैं। उसके बिहाफ पर हम बोलते हैं उसको आपका क्या कहते हैं, हाँ, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और मेटामॉर्फोसिस जो स्टेजेस होती हैं। डोंट वरी, इसके अंदर हमें नहीं जाना है एक बार के लिए, बाद में देखेंगे अगर इंसेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी तो। लेकिन अभी हमारा इतना समझने की रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर आपका किस स्टेज से किस स्टेज में वो जा रहा है, तो उस समय उसकी डोरमेंट स्टेज होती है और उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे आपका सिल्क का कुकून आपने देखा होगा, सिल्क का कुकून जो होता है कंप्लीटली उसको कवर कर देता है और उसके बाद वो उसको फाड़ कर बाहर निकलता है। समझ में आ गई? तो ये सारे के सारे शक्तिमान ही होते हैं। ठीक है, चलिए वापिस आते हैं हमारी बात के ऊपर। हम कहाँ थे भाई? ये रहा स्टेम बोरर। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो राइस स्टेम बोरर है वो डेफिनेटली इस समय हमारी केयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है सीडलिंग स्टेज में, क्योंकि उस समय क्या होगा, इंसेक्ट अपना एग जो होगा उसके अंदर दे जाएगा और जैसे जैसे वो इंसेक्ट आपका प्लांट बड़ा होगा उसके बाद वो लार्वा जब क्रिएट होगा तो इस समय आपका अटैक करता है और वो अंदर जो है वो डेड हर्ट कोज करने का काम करेगा। अगर ये चीजें हमें समझ में आ जाए तो हम डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसीलिए तो बोलते हैं कि प्लांट के अंदर जब आपका इंसेक्ट अटैक कर रहा है तो उसकी ईटीएल लेवल, ईआईएल लेवल वर्ड है, आपको याद है? जब हम इंसेक्ट, चलो डेफिनेटली हमें अभी के बारे में बात करें तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपने जब बीएससी किया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में कि आपके प्लांट के अंदर जो है हमें ईटीएल लेवल को चेक करना चाहिए। किसके लिए? इंसेक्ट के लिए। क्या होता है ईटीएल? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। जब आपका, जैसे कई बार बोलते हैं कि व्हाइट फ्लाई जो होती है उनके 4 से 5 व्हाइट फ्लाई अगर एक लीफ के ऊपर हमें दिख जाए, कहां पर? अंडर
अंडर द लीफ। कहां पर? अंडर द लीफ, नीचे, लीफ के नीचे हमेशा देखने को मिलेगी। तो अगर 4 से 5 व्हाइट फ्लाई हमें देखने को मिल जाए, इसका मतलब वो क्या है? एटीएल लेवल है। उसी प्रकार से हर एक इंसेक्ट का एक एटीएल लेवल होता है। अगर वो हम ऑब्जर्व कर लें तो डेफिनेटली उस समय हमें क्या करना चाहिए? उसके ऊपर है इंसेक्टिसाइड का आपका स्प्रे करना चाहिए, पेस्टिसाइड हमें अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो आपके और भी डिजीज है बहुत सारे। अब जैसे आपने सुना होगा राइस के अंदर आपका गंदी बग, सुना है कि नहीं सुना? गंदी बग जब अटैक करता है तो आपको देखो सिंपल सी बात है, पहली बात तो राइस गंदी बग। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन सा इंसेक्ट है जिसकी वजह से फॉल स्मेल आपका किसके अंदर? राइस के फील्ड में देखने को मिलता है। अब देखो इंसेक्ट, किसी भी इंसेक्ट का नाम ऐसा नहीं है राइस गंदी बग, वो पहले ही गंदी है तो डेफिनेटली क्या करेगा? गंदी स्मेल फेंकेगा, है ना? तो उसको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी आप नोन हो उससे, क्या है? गंदी बग। तो गंदी बग जो है वो हमारा क्या करेगा? फील्ड के अंदर एक फॉल स्मेल क्रिएट करेगा। और वो डेफिनेटली अटैक कब करता है? जब आपका मिल्क जो होता है, मिल्किंग स्टेज होती है राइस के ग्रेन के अंदर, क्योंकि ग्रेन वो अटैक करेगा किसके ऊपर? ग्रेन के ऊपर। और एक बात बताओ, ग्रेन जो है वो हार्ड हो जाएगा तब उसके ऊपर अटैक इजी है, या सॉफ्ट होगा तब अटैक इजी है? सॉफ्ट होगा तब इजी है। और डेफिनेटली वो ग्रेन जब फॉर्म हो रहा होगा उसी समय तो अटैक करेगा उसके ऊपर, और तभी तो वो मिल्किंग स्टेज के अंदर बोला जाता है। और उस समय जब अटैक करेगा, आप एक बात बताइए, कई बार कोई चीज ड्राई चीज है, जैसे मान के चलिए आपके घर में गेहूं पड़ा हुआ है, उसके ऊपर इंसेक्ट ने अटैक कर दिया, है ना? तो आपकी जो फ्लोर बीटल है या फिर कोई भी आपका अटैक कर देता है, तो उस समय खपरा बीटल अटैक कर देती है। उस समय जब अटैक होता है क्या आपको स्मेल आती है इतनी? नहीं। लेकिन एक बात आइए, अगर आपके घर के अंदर रोटी पड़ी हुई है बासी और उसके ऊपर आपका अटैक हो जाए फंगस का, तो उस समय स्मेल आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो इसका मतलब जहां मॉइस्चर होगा वहां आपका स्मेल आने के क्या है? चांसेस है। तो मॉइस्चर कब होगा ग्रेन के अंदर? डेफिनेटली जब मिल्किंग स्टेज होगी। तो इसलिए हमेशा इसको रट्टा नहीं मारना। फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आपका उस समय अटैक हो रहा है, उस समय वहां पर क्या है आपका इस प्रकार से, तो डेफिनेटली आंसर क्या चला जाएगा? राइस गंदी बग। अच्छा, उस गंदी बग के अंदर जो स्मेल आती है वो केमिकल का नाम क्या है? ट्राइमिथाइल अमाइन। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहां से? तो देखो टॉपिक जब कर, हाँ जी, किसका? राइस गंदी बग, ठीक है। इंग्लिश में नाम सिरसोफागा होगा, पता नहीं क्या है, कंप्लीट देख लेना, ठीक है। राइस लेप्टोकोरिसा, हाँ लेप्टोकोरिसा एक्यूटा, राइस गंदी बग, ठीक है। लेप्टोकुरिस देख लेना यार, नाम देखो, सीधी सी बात है, अपने बस की बात नहीं है, ठीक है। एक आधे याद रह जाते हैं, बाकी तो याद आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। एक बार आप देख लेना। तो मेरे को साइंटिफिक नेम तो याद नहीं है, कॉमन नेम मैंने आपको बता दिया, और एक बार चेक करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स में ही पड़े हुए आपके सारे के सारे इंसेक्ट, ऐसी बात नहीं है, नोट्स में भी आप पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए भाई। तो ये आपका क्या हुआ, ये इस प्रकार से। और अब अकेला नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने हम यहां से याद कर सकते हैं केवल इन्हें स्टेजेस से। अब बताओ इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई कि नहीं आई? कई बार हम जब देखते हैं, बाहर से पढ़ते हैं राइस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अरे मतलब आपका सीरियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अरे ठीक है हो जाएगा, ग्रोथ होगी डेवलपमेंट होगी, बस एक दो वर्ड हमने पढ़ लिए और उसके बिहाफ पर हम अपना ज्ञान बांट के चले जाते हैं। देखो डियर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर चीज एक दूसरे से रिलेट है। अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो फिर बार बार मैं बोलता हूं कि आपको याद नहीं, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। और अगर एक बार माइंड में आ गई वो चीज तो फिर वो नहीं जाएगी, फिर ये डेफिनेट है। आप एक दूसरे फ्रेंड के साथ भी उस चीज को कोरिलेट कर सकते हो, किसी को गाली निकाल सकते हो, किसी को दूसरा नाम दे सकते हो। मैं गालियां निकालना तो नहीं सिखा रहा हूं, बट डेफिनेटली एक वर्ड है यहाँ पर कि ये कहीं बोल दे कि ठीक है भाई आज से तो स्टार्ट हो जा, है ना, तो वो एक क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर एक दूसरे के साथ कोरिलेट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो इन चीजों को डेफिनेटली आपका समझ में आया होगा यहाँ तक भाई। कोई दिक्कत ऑनलाइन वालों, कोई समस्या? पक्का? चलिए भाई, धन्यवाद। अरे बता दे। चलिए, ये हमारा क्या हुआ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो भाई, अब जब प्लांट ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसको कुछ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी, उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसको मिनरल की रिक्वायरमेंट होगी, उसको कुछ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपका वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये फैक्टर होते हैं। तो यहां पर आपका याद रखना, जब हम वर्ड यूज करते हैं तो एक वर्ड हम डेफिनेटली यहां पर यूज करेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर।
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो भाई, प्लांट की ग्रोथ के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, पंखे का रेगुलेटर देखा सब लोगों ने? फैन का रेगुलेटर तो देखा होगा सब लोगों ने भाई। अच्छा, उसमें देखा होगा ऑफ का बटन होता है, 1 2 3 4 5, जो भी अपना फैन है उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड भी रहती है ना, किसी में 4 रहते हैं, किसी में 5 रहते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं स्पीड इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज करते हैं डिक्रीज हो जाती है, फैन बंद हो जाता है। तो ये सारे काम हमारे कौन कर रहा है? पंखे का रेगुलेटर कर रहा है। तो रेगुलेटर इस प्रकार से हमारा क्या कर रहा है? पंखे को अगर वो कर रहा है तो डेफिनेटली उसी प्रकार से हमारे ग्रोथ को क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं। तो रेगुलेट कर रहे हैं तो क्या ये प्रमोट करेंगे या फिर रिटार्ड भी कर सकते हैं? दोनों काम कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर वर्ड याद रखना कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में हमारा नाम होगा प्रमोटर का भी और नाम होगा यहां पर रिटार्डेंट्स का भी। समझ में आया कि नहीं आया? नाम प्रमोटर भी आएगा और नाम रिटार्डेंट भी आएगा। अच्छा देखो भाई, जब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की बात करते हैं तो वो आपके केमिकल जो कि क्या करते हैं? प्रमोट होते हैं, जो कि क्या होते हैं? आपके प्रमोट होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहां पर जो आपके ग्रोथ को प्रमोट करेंगे प्रमोटर, जो रिटार्ड करेंगे रिटार्डेंट। अच्छा एक बात बताइए, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करना है हमने, तो सबसे पहले आपको बताइए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। अरे यार, एक तो तुम लोग इतना सोचने लग जाते हो, पता नहीं कौन सी महाभारत पूछ ली। अभी बताओ, अभी बताया था फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी? कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट थी, वाटर की रिक्वायरमेंट थी, लाइट की रिक्वायरमेंट थी, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट थी कि नहीं थी? तो वो तो हमारे आ ही गए, तो डेफिनेटली उनके नाम लिखते जाओ, चाहे किसी को भी लिख दो, 1000 लिख लोगे आप, है ना। 17 न्यूट्रिएंट के नाम लिखने स्टार्ट कर दूं तो 17 न्यूट्रिएंट आ जाएंगे आपके यहाँ पर। उसी के साथ आपके हार्मोन्स आ जाएंगे, विटामिन आ जाएंगे, प्रोटीन के नाम आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, है ना। वो भी हमारे क्या होंगे? सारे के सारे रेगुलेट करने वाले होंगे, क्योंकि अगर उनकी कमी हो गई तो दिक्कत है, अगर उनकी ज्यादा एक्सेस हो गई तो भी क्या है? दिक्कत है ना। कोई भी चीज होती है वो आपके लिमिटेड में तो रिक्वायरमेंट होती है, अगर किसी की अति हो जाए तो क्या होने वाला है? संभावत है कि अब वहां पर उसका विनाश, है ना। तो वही बात यहां पर है कि इसका भी यहां पर क्या है? लिमिटेड एडिशन के अंदर सब चीजें रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो आपका क्या होगा कि यहां पर रेगुलेटर के अंदर सब चीजें आ जाएंगी और उसमें हमारा नाम एक रहेगा प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन। अच्छा मैं अब एक वर्ड बोलता हूं, all plant hormone are growth regulator but all growth regulator are not hormone. Is that I'm right or wrong? Right or wrong? क्या होगा? Wrong. क्या होगा? आधों के मन में अभी भी डाउट है, क्या चल रहा है ना। देखो भाई एक बात बताओ, यहां पर ये एक बड़ा समंदर है और उस समंदर का नाम क्या है? रेगुलेटर। उस रेगुलेटर में एक छोटी सी मछली है, नाम क्या है? हार्मोन। तो क्या मैं समंदर को बोलूंगा तो उसमें मछली आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन एक मछली का नाम लूंगा, क्या था उसमें समुद्र का नाम आ जाएगा? नहीं, क्योंकि देखो हार्मोन सारे के सारे यहाँ पर क्या हैं? रेगुलेटर हैं, क्योंकि सारे हार्मोन किस में हैं? इसमें हैं। वो वही बात आ गई जब आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन निकालते हो, ऑल ए आर बी बट ऑल बी आर नॉट ए। समझ में आ गई? तो वही है, यहाँ पर सारे के सारे जो हार्मोन होंगे वो क्या हैं? रेगुलेटर हैं, बट सारे के सारे रेगुलेटर हार्मोन नहीं है। क्यों? अब देखो भाई, क्या पानी हार्मोन है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड हार्मोन है? नहीं। तो सारे के सारे रेगुलेटर यहाँ पर हार्मोन नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। ये कई बार लाइन एज इट इज लिखी आ जाती है, ठीक है। चलिए, अब प्रमोटर क्या है? जो प्रमोट कर रहे हैं। रिटार्डेंट क्या है? जो रिटार्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग आ जाएंगे और उसी के बिहाफ पर इनको अलग अलग बोलते रहेंगे हम, ठीक है। चलिए भाई, अब देखो प्लांट जब ग्रोथ कर रहा है, क्या कर रहा है? प्लांट है ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें डेफिनेटली हमारा क्या चल रहा है? न्यूट्रिएंट्स, आपके केमिकल्स, आपके, है ना, ये सारे के सारे रिलीज होते जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अब उसमें रिलीज हो रहे हैं न्यूट्रिएंट, आपका अपटेक किया जा रहा है, वाटर अपटेक किया जा रहा है। तो इनको अपटेक करने के लिए डेफिनेटली वाटर में, प्लांट में कोई मैकेनिज्म होगा, यस और नो, है ना। तो प्लांट के अंदर जब हम बात करते हैं तो इनको वाटर को अपटेक करने के लिए यहाँ पर टिश्यू है, उनका नाम है जाइलम, ठीक है। ये क्या कर रहा है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, वाटर, ठीक है। और हमेशा याद रखना ये कैसा सिस्टम है? वन वे है ना। चलिए,
तो ये आपका एक वन वे सिस्टम है। तो वन वे सिस्टम क्या होता है भाई, जिसके अंदर वाटर आपका केवल ऊपर की ओर जाएगा। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि प्लांट की लीफ से वापस आपका जो है नीचे वाटर आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा है यहां से फ्लोएम। ये क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अच्छा, आपने देखा होगा प्लांट के अंदर लीफ जब फूड बना देगा तो डेफिनेटली वो किसके तरफ ट्रांसफर करेगा, शिंग की तरफ, फ्रूट की तरफ। लेकिन एक बात बताइए, क्या प्लांट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए उस समय आपका फ्रूट वापस से फूड नहीं देगा क्या, लीफ को, बाकियों को देगा, है ना। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर आपके मम्मा ने अगर खाना बना दिया, उन्होंने टिफिन में रख दिया, तो उन्होंने आपको भूख लगी इसलिए बना के दिया, लेकिन उनको भूख लगी तो क्या आप उनको टिफिन में से रोटी निकाल के नहीं दोगे क्या, दोगे ना डेफिनेटली। तो वही बात यहाँ पे है, लीफ ने खाना बना दिया तो लीफ को आपका बाद में दिया जा सकता है, नॉट ए बिग डील। तो इसमें क्या होगा, फूड ऊपर भी वापस जा सकता है, और इसके अंदर आपका ये कैसा सिस्टम होता है, टू वे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए फूड न्यूट्रिएंट सारे आ जाएंगे, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट पार्ट रहता है। पत्तों में पानी, बिल्कुल। देखो ये बताइए कि पानी यहां पर ये समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। अब देखिए आपने, अब यहां पर एक क्वेश्चन आया है कि क्या सर जो हम रूट है क्या वहीं से पानी अपटेक होगा, तो हम लीफ के ऊपर पानी क्यों डालते हैं। देखो लीफ के अंदर दो कंडीशन में रिकमेंडेशन दिया जाता है कि लीफ के अंदर पानी कहां डालना चाहिए या कहां देना चाहिए, ठीक है। चलिए जब लीफ की बात आती है तो वो एक तो होता है आपका एग्जैक्ट समर सीजन और एक होता है आपका एग्जैक्ट विंटर सीजन, ठीक है। पानी आपके एक्चुअल में जो काम आता है वो कैसे आता है, पीने के लिए। आप अपनी बॉडी के ऊपर क्यों डालते हो, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जब आपकी गर्मी होती है तो आपको पानी पी लेना चाहिए केवल, तो नहाने की रिक्वायरमेंट तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहाने से क्या होगा, डेफिनेटली बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा। दूसरा, विंटर में क्या होता है, आपको याद होगा जब मैं टेम्परेचर को पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि हम स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं। देखो अगर हमारा स्प्रिंकलर इतना इफेक्टिव होता कि कंप्लीट आपके रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, लीफ से पानी एब्जॉर्ब हो जाए, तो हम फिर ड्रिप का नाम क्यों देते कि ड्रिप इरिगेशन के अंदर हमारा यहाँ पर 95% जो है एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी होती है ना। वो इसीलिए क्योंकि सारा का सारा पानी जो है वो अपटेक कहां से होता है, रूट से होता है। स्टोमेटा के ऊपर जो पानी आपका आएगा, मेनली आपने देखा होगा स्टोमेटा तो पानी को एग्जीक्यूट करता है बाहर की ओर, और वो भी किस फॉर्म में, ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में। किस फॉर्म में, ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में। आपका जब पानी एक्सेस हो जाता है, यानी कि वाटर जब यूटिलाइज कर लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि 99% वाटर जो है आपका प्लांट जो अपटेक किया था वो बाहर आ जाता है ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में, और वो हमारा स्टोमेटा के द्वारा ही बाहर आता है। स्टोमेटा कहां पर है, लीफ के ऊपर है। अब यहां पर जो आपका विंटर के अंदर मैं बात कर रहा था कि पानी हमने जो दिया था वो क्यों दिया था, तो विंटर के अंदर पानी इसलिए दिया गया था ताकि आपका उस समय जो फ्रोस्ट की कंडीशन थी या फिर आपकी फ्रीजिंग की कंडीशन थी, उस फ्रीजिंग की कंडीशन में पानी आपका लीफ के अंदर जो आपकी वेन्स है उनमें फ्रीज हो रहा था, जम रहा था। अब वो जम जाएगा तो डेफिनेटली प्लांट के अंदर मूवमेंट नहीं कर पाएगा वाटर, और वाटर अगर मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, वो क्या, कि आपका प्लांट जो है वो डेड हो जाएगा। और उस समय हम उसके प्लांट के अंदर वाटर की मूवमेंट करने के लिए हम उसके ऊपर वाटर अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि उससे वाटर अपनी हीट को क्या दे देगा, उस बर्फ को दे देगा, उस आइस को दे देगा, जिसकी वजह से वाटर से आपका वापस से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। वो इसी वस्कुलर सिस्टम के अंदर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ताकि इसके अंदर ब्लॉकेज ना आए, इसके अंदर सिस्टम रुके ना। याद होगा हमने टेम्परेचर डिस्कस किया था, वही बात है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हमारा क्या रहा आपका यहां पर जाइलम और फ्लोएम। अब यहां पर क्या होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं, कुछ सेल होती हैं, है ना। तो अब देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम वर्ड यूज करते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा कि जब भी प्लांट ग्रोथ करता है तो आपका एक यहां पर एपिकल मेरिस्टेम जो वर्ड है बार बार यूज होता है। एक्चुअल में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल दो या मेरिस्टेमेटिक सेल बोल दो, ये वो सेल या वो टिश्यूज होते हैं जो प्लांट के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ करते हैं। मैंने क्या बोला, जो मैक्सिमम मल्टीप्लाई या मैक्सिमम ग्रोथ करते हैं। इसीलिए जब भी हम टिश्यू कल्चर को वर्ड को यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कौन सी क्रॉप है जिसके अंदर एज ए कमर्शियल बेसिस पे हम यूज करते हैं,
बनाना, है ना। एक ही क्रॉप है जिसके अंदर हम अब आपका यूज करते हैं कमर्शियल बेसिस पर। इसके अलावा आज तक किसी भी क्रॉप में हम कमर्शियल बेसिस पे एज ए टिश्यू कल्चर यूज नहीं करते। बोलेंगे क्यों, रीजन क्या है सर? रीजन इसका ये है कि उसकी कल्टीवेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी, उतनी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी मतलब उतनी प्रोडक्शन या जो इकोनॉमिक कॉस्ट है हमारी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर एक बात आई है, आपने मैंगो को ग्रो करवाया या फिर राइस को ग्रो करवाया, उसमें कॉस्ट आई आपकी 1000 रुपए, आपको वापिस मिले 100 रुपए, क्या करोगे आप? उखाड़ के बाहर है ना। चलिए, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पर, यही काम करेंगे। तो अब देखो, टिश्यू कल्चर जब भी करते हैं तो कौन से टिश्यू या कौन से सेल को लिया जाता है? मेरिस्टेमेटिक सेल को, ठीक है, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये होता है क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला आपका टिश्यू या सेल होता है प्लांट के ऊपर। और आपने देखा होगा जो एपिकल मतलब जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है, वही आपका प्लांट के अंदर क्या करता है, सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है। उसी में नई बड जर्मिनेट होती है, उसी में नई बड आती है। समझ में आया नहीं आया बताओ? प्लीज लेट मी नो, यस और नो। चलिए महान आत्माओं, ये बार बार कम से कम बता दिया करो यार आप। अब प्लांट ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हमारी बात हो गई, है ना। और हम जब ग्रोथ की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो देखो ग्रोथ में हमने पढ़ लिया कि प्लांट के अंदर मास, हाइट, वॉल्यूम इनमें इंक्रीज हो गया। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होगा? तो देखो, जब डेवलपमेंट में पढ़ा तो आपका यहाँ पर वैसे तो हमने स्टेजेस को पढ़ लिया था, लेकिन एक बार जस्ट मैं डेवलपमेंट के गो थ्रू हो जाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? सीडलिंग। सीडलिंग के बाद क्या आ जाएगा? वेजिटेटिव ग्रोथ। और वेजिटेटिव ग्रोथ के क्या बाद क्या आ जाएगा? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? उसका सेंसनेस। एक तो यार इसकी स्पेलिंग पता नहीं क्यों नहीं आती मेरे को, ठीक है। सेंसनेस। अब ये होता क्या है? देखो, आपका एक होता है एब्सिशन, एक होता है सेंसनेस। ये दो वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं बार बार, ठीक है। पहले स्पेलिंग देखना यार क्या है, कहीं से किसी को पता है तो। सेंसनेस की, एक मिनट रुक जाओ, अपनी वाले पे भरोसा नहीं, तुम्हारे वाले पे कैसे करूंगा? लिखा आता है यार कहीं, पता नहीं। ये रहा, सेनेसेंस। हाँ ये हो गया। और एक और है अब, इसकी यही है क्या? नहीं, अभी पंगा है इसमें कहीं ना कहीं, इसमें भी कहीं ना कहीं पंगा है, मेरे को पता है। ABSCI, बाकी ठीक है ना। चलो भाई, देखो सिंपल सी बात है, मैं अंग्रेजी सिखाने नहीं आया और ना ही मैंने को गारंटी ली थी। आपस स्पेलिंग बाद से देखेंगे। देखो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एक है सेंसनेस, एक है आपका एब्सिशन। जब भी हम बात कर रहे हैं सेंसनेस की या एब्सिशन की, तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये हमारा क्या होगा और ये हमारा क्या होगा। दोनों में मतलब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार, ठीक है। तो एब्सिशन बोल दो और यहां से हमारे पास एक हार्मोन का नाम याद आ जाता है, एब्सिसिक एसिड, है ना, ABA, ये हार्मोन का नाम है। ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि प्लांट के अंदर लीफ को और फ्रूट को गिराने का काम करता है। याद है आपको, है ना। फ्रूट जो है गिरते हैं या लीफ गिरते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी मैं इतना सा खत्म नहीं कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हार्मोन आपका। बट इतना याद रखना कि एब्सिशन का मतलब क्या होता है, उसका गिरना। गिरता क्यों है ये भी हम देखेंगे, लेकिन अभी तक इतना। सेंसनेस का मतलब क्या होता है? देखो, सेंसनेस, है ना, इसमें एक वर्ड आ रहा है सेंस, है ना, यस और नो। अच्छा एक बात बताना, आप अपनी सेंस कब खो जाते हो? जब मैच्योर होते हो या बुढ़ापे में आ जाते हो तब? अरे आप तो अब खो चुके हो।
देखो यहां पर क्या होता है, जैसे जैसे आप किस में जाओगे, बुढ़ापे की तरफ जाओगे, उस समय हम लोग बोल देते हैं कि मतलब कई बार क्या होता है हमारे जब बचपन में बोलूं क्या, अभी अगर बात करते हैं तो हमारे जो दादा हैं दादी हैं वो कई बार हमसे पूछते हैं ना, घर जाते हैं, अच्छा तू कब आया था, कहाँ रहता है, अच्छा चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ क्या करता है, अच्छा मैं पढ़ता हूँ, अच्छा। तो अब वही बात है, 2 मिनट के बाद उनका वापस क्वेश्चन रिपीट होता है, अच्छा बेटा तू आ गया, कब आया था, अच्छा कहाँ रहता है, चंडीगढ़, अच्छा। तो मतलब यही क्वेश्चन रिपीटेशन के अंदर आई थिंक सो, अगर हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन घर में रहते हैं तो लगातार क्वेश्चन उनका रिपीट होता रहता है, ये रियलिटी है, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे हो रहा है ना, तो मैं इसलिए जानता हूँ इस चीज को। तो अगर ये रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, हम 4 5 10 बार बताते हैं और उसके बाद क्या होता है, अब बताया तो था, है ना, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि ठीक है फ्यूज उड़ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलने दो। तो सेंस कब लूज हुई, जब वो बुढ़ापे की तरफ गया, तो अभी तक मरे तो नहीं है ना, अभी डेड तो नहीं हुए ना, गिरे तो नहीं है ना, तो वो आपका जो पार्ट है सेंसनेस से हमारा क्या होगा कि एजिंग प्रोसेस होना, क्या होना, एजिंग, ठीक है। तो जब आपका प्लांट किसकी तरफ जाता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है, मैच्योर होने के बाद वो ओल्ड स्टेज में आ जाता है, ओल्ड एज में आ जाता है, वो हमारा क्या रहता है, सेंसनेस। तो सेंस को वर्ड को याद आ जाएगा कि सेंस लॉस होना, ठीक है, नॉन सेंस वो है ना, वो चीज वो वर्ड आपको पता होगा, तो वो नॉन सेंस वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका सीडलिंग, सीडलिंग से वेजिटेटिव, वेजिटेटिव से आपका रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के बाद आपका सेंसनेस स्टेज, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से 4 डेवलपमेंट स्टेजेस होती है जिनमें प्लांट आपका ग्रोथ करता है, और यहाँ पर आपका जब राइपनिंग होता है ना, तभी तो सेंसनेस में आता है स्टेज, ये सुनो। तो यहाँ से याद रखना फ्रूट राइपनिंग एंड सेंसनेस, ये वर्ड आपके कंबाइन हो जाएंगे और उसमें हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ ये चीजें हमें समझ में आई कि नहीं आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आगे हार्मोन को पढ़ेंगे तो ये आपका काम आएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन है किसी का, तो आज तक बहुत है यहाँ, यस और नो, आराम खोर, इस बात में तो तुम्हें ले जाओ कहीं भी, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना किसी का।